तो ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो हुआ था, 6 धर्मों के लोगों को नागरिकता दी गई थी, आपकी नज़र में क्या ये रीजनेबल क्लासिफिकेशन है? विपक्षी पार्टियां ये आरोप लगाती हैं केंद्र सरकार केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहा है। आपकी क्या राय है? राजनीति और धर्म को अलग अलग रखना लोकतांत्रिक समाज के लिए बहुत जरूरी है। वहीं गांधी जी का स्टेटमेंट है कि धर्म और राजनीति को अलग अलग नहीं किया जा सकता। इन दोनों स्टेटमेंट में धर्म का क्या मतलब है? मैं कमिंग सर? जी जी कमिंग। थैंक यू सर। नमस्ते सर। अपने को इंट्रोड्यूस करिए, बैठिए। थैंक यू सर। सर नाम बताना कि बिना नाम बताए इंट्रोड्यूस करें? नाम मत बताइएगा। नाम, जाति और क्षेत्र, ये सब के अलावा अपना परिचय दीजिए। सर मैं प्रदेश के ही सीमावर्ती जिले का मूल बलरामपुर का ही मूल निवासी हूँ। वहाँ से ही मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा की है। उसके बाद वहीं के MLK PG कॉलेज बलरामपुर से ग्रेजुएशन BSc बायो में किया है। और उसके बाद पिछले 5 साल से मैं डेयरी चला रहा हूँ। क्या चलाते हैं? डेयरी, दूध की डेयरी। अच्छा, वेरी गुड। आप दूध की डेयरी चला 2016 से लेकर आप तक अभी तक वो दूध की डेयरी चल रही है आपकी, उसी को चला रहे हैं? ये सर। कितने आपके जानवर कितने हैं? सर ये हमारा एक कलेक्शन सेंटर है। अच्छा। जहाँ पर हमारे पास लगभग 50 से 60 मेंबर हैं जो हमारे यहाँ दूध लाते हैं। हम उनको ग्रेडिंग करके उसके आधार पर फिर जिला संघ पे दूध वहाँ पे पहुँचवाते हैं। पैस्चराइज भी कर रहे हैं आपने कि क्या? नहीं सर, किसको सप्लाई कर रहे हैं? पराग को, अमूल को? पराग को सर। पराग को दे रहे हैं सर। तो उनको जो दूध सप्लाई करता है उनका पेमेंट कितना आप कर पाते होंगे? सर ये फैट और एसनप के आधार पर डेट पैसे निर्धारित होता है। हाँ। जैसे अगर एक सामान्य माना जाए तो 6.5 फैट और 9 एसनप पे लगभग 48 रुपये पड़ता है। तो आपका दूध जो सप्लाई करते हैं पराग भी तो एनालिसिस करता होगा वहाँ पे? यस सर। हाँ? यस सर। तो ये आप बताइए, आजकल जो ऑक्सीटोसिन ज़्यादा भैंस को लगाकर दूध, गाय को लगा के दूध लिया, तो ऑक्सीटोसिन क्या है ये? सर ऑक्सीटोसिन एक फीमेल हार्मोन है जिसे सामान्यतः किसान जब किसी गाय या भैंस के बछड़े की मृत्यु हो जाती है तो जब दूध उतारने के लिए उसको लगाते हैं, जो कि इलीगल है। और सरकार इससे संबंधित जागरूकता भी प्रसारित कर रही है कि ऐसा ना किया जाए। और सामान्यतः ये अब दुकानों पे उपलब्ध भी नहीं होता है। तो ये ऑक्सीटोसिन दूध में जो रहता है, इसका क्या दुष्प्रभाव क्या है ह्यूमन बॉडी पर? सर ये एक फीमेल हार्मोन है। अगर ये फीमेल सेक्स हार्मोन है तो इससे अगर जो कि मेमोरी ग्लैंड के लिए उत्तरदायी होता है, अगर इसे मेल खाएंगे तो उसमें हो सकता है कि जो सेक्सुअल डिसनॉर्मलिटी हो जाए। अच्छा, ओके। अच्छा, और आप लुई पैस्चर का नाम सुना है आपने? यस सर। लुई पैस्चर क्या करता है? सर लुई पैस्चर ने सर्वप्रथम सर पाश्चुरीकरण क्रिया की खोज की थी। पाश्चुरेशन कैसे होता है? पाश्चुरेशन सर कैसे, उसका प्रोसेस क्या है? सर दूध को या किसी भी खाद्य पदार्थ को अत्यंत निम्न ताप पर कुछ देर उसको रखते हैं जिससे उसका जो सेल्फ लाइफ होता है उसमें वृद्धि हो जाती है। गर्म वो तो ऐसे भी गर्म करके हो जाएगा सर, लेकिन पैस्चुराइजेशन में क्या होता है? तो दूध आप गर्म करने के बाद भी तो देखा गया दूध के पैथोजेंस मरते नहीं है उसमें, तो दूध में तो पैथोजेंस बहुत ज़्यादा रहता है। सर लेकिन जो दूध की जैसे दूध में जो होता है फाटने का होता है, वो फटने की जो समय होता है उसकी वृद्धि हो जाती है, जिससे किसी भी जगह में जो बिक्री करना है ये कार्य आसानी से हो पाता है। और आपने किसमें MA किया, किसमें किया? नहीं सर, मैंने BSc बायो से किया है। BSc बायोलॉजी से किया है। अच्छा, बायोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी एंड केमिस्ट्री। तो हमको ये बताइए आप कि बॉटनी में तो सिंपल क्वेश्चन, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म। यस सर। 2 पढ़े होंगे आप? यस सर। दोनों के पेड़ों का नाम बता दीजिए हमको। सर जिम्नोस्पर्म होता है जिसमें जो सीड होते हैं वो बाहर होते हैं, मतलब जिन्हें देखा जा सकता है। एंजियोस्पर्म के दिखते नहीं। जैसे अगर एग्जांपल दें सर जिम्नोस्पर्म का, तो साइकस, पाइनस आदि जिम्नोस्पर्म है। और जो हमारे अगर आसपास के जैसे ये आम का पेड़ है, ये एंजियोस्पर्म के अंतर्गत आता है। अच्छा। और बॉटनी में जो देखा गया कि पेड़ में लाइफ है, इसको किसने डिस्कवर किया था? सर सर्वप्रथम सर जगदीश चंद्र बोस ने क्रिस्कोग्राफ की सहायता से इसको प्रमाणित किया था कि पेड़ पौधों में भी संवेदना एवं लाइफ होती है। अच्छा, ये बताइए, अगर फोटोसिंथेसिस जो है आपका बॉटनी का, यस सर, तो फोटोसिंथेसिस में कैसे होता है? सर फोटोसिंथेसिस क्या चीज मिला के फोटोसिंथेसिस होता है? सर फोटोसिंथेसिस प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल की उपस्थिति, जल की क्रिया के द्वारा
ग्लूकोज और प्लस ऑक्सीजन का निर्माण होता है। और क्या निकलता है उससे फिर? सर ग्लूकोज और ऑक्सीजन नहीं वो लेने के बाद प्लस उसके बाद एमिट क्या करता है प्लांट? सर कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस करने के बाद ऑक्सीजन इमिट करता है। ऑक्सीजन निकलेगा। यस सर। तो ये बताइए ऑक्सीजन जो है, जो प्लांट्स ऑक्सीजन निकलता है, ये क्या एक सिस्टम है जिस पर ह्यूमन बीइंग और एनिमल्स पूरा सब लोग सरवाइव कर रहे हैं? यस सर। ऑक्सीजन निकलने से? यस सर। ये लोग कहते हैं कि पीपल के पेड़ में बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन है, इसका कोई ऑथेंटिक थ्योरी है? सर सामान्यतः ये माना जाता है कि रात्रि में जितनी पेड़ पौधे होते हैं वो भी श्वसन क्रिया के दौरान, श्वसन क्रिया के कारण वो कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, लेकिन पीपल एक ऐसा पौधा है जो रात्रि में भी ऑक्सीजन छोड़ता है, इसलिए उसके धार्मिक और इकोलॉजिकल महत्व ज्यादा है। टेक्स्ट बुक में देखा है इसको? टेक्स्ट बुक में पढ़ा है कहीं कि पीपल रात में भी जो है ऑक्सीजन छोड़ता है? सर सामान्यतः ये माना जाता है सर, पढ़ा नहीं। सनलाइट तो मिल ही नहीं रहा उसमें, तो सनलाइट है नहीं तो कैसे ऑक्सीजन छोड़ेगा? सर इस सॉरी सर इससे संबंधित पढ़ा नहीं। ठीक है। आपने अपना ग्रेजुएशन राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय से किया? यस सर। कौन सा कॉलेज था आपका? EML के पीजी कॉलेज, महारानी लाल कुंवर पीजी कॉलेज, बलरामपुर। अच्छा अच्छा। लास्ट ईयर में आपका केमिस्ट्री था? यस सर, जियोलॉजी केमिस्ट्री। ठीक है। यदि मैं आपको एक डिओड्रेंट दे दूं और एक माचिस, तो बम बना सकते हैं आप? नहीं सर, संभव नहीं है? संभव हो सकता है सर, लेकिन शायद हम इसके बारे में नहीं जानते सर, सॉरी। अच्छा अच्छा, ठीक है। भारतीय संविधान के ऐसे अनुच्छेद बताइए जो रूल ऑफ लॉ को इम्प्लीमेंट करने में सहायक है, जिनकी वजह से भारत में कानून का राज स्थापित हो पाता है। सर ऐसे दो आर्टिकल आप बता दीजिए बस। सर आर्टिकल 14 जो ठीक है, समता का अधिकार देता है, आर्टिकल 21 जो राइट टू लाइफ का अधिकार देता है। 21 भी है? वही सर 21 तो ही राइट टू लाइफ। यानी मैं आपसे पूछ रहा हूँ 21 भी रूल ऑफ लॉ को इम्प्लीमेंट करने में सहायक है? यस सर। तो आर्टिकल 14 में आपने एक बात पढ़ी होगी कि जब नागरिकता अधिनियम आया था, जब संशोधन किया गया था नागरिकता अधिनियम 1955 में, यस सर, तो कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट इस बात का आरोप लगा रहे थे कि जिन 6 धर्मों के लोगों को नागरिकता दी गई थी, ये आर्टिकल 14 के रीजनेबल क्लासिफिकेशन के अगेंस्ट है। इसका क्या मतलब है, जरा मुझे समझाइए, ये समझ नहीं आ रहा है। सर आर्टिकल 14 का सामान्य आशय यह है कि उसमें किसी भी धर्म मूलबंध जाति या इसके आधार पर विभेद नहीं किया जाता, लेकिन वो रीजनेबल क्लासिफिकेशन, युक्तिसंगत जो क्लासिफिकेशन हो उसका विरोध नहीं करता है। जो इस नागरिकता अधिनियम 1955 में जो संशोधन 2019 में हुआ सर, उसमें जो 6 अल्पसंख्यक जो हमारे नहीं उधर नहीं जाना है। आप ये बताइए तार्किक वर्गीकरण का क्या मतलब होता है? रीजनेबल क्लासिफिकेशन यानी तार्किक वर्गीकरण। सर जो तर्क सम्मत हो, जैसे हम अफर्मेटिव एक्शन के तहत आर्टिकल 15 और 16 में वीमेन को रिजर्वेशन देते हैं, वो एक तार्किक वर्गीकरण है। ऐसे SC/ST एक्ट को, SC और ST को भी देते हैं। आप आराम से बोलिए, धीरे धीरे बताइए आराम से। SC और ST को हम अफर्मेटिव एक्शन के अंतर्गत उनको कुछ आरक्षण का प्रदान करते हैं, वो भी एक प्रकार का युक्तिगत ही है। तो ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो हुआ था, 6 धर्मों के लोगों को नागरिकता दी गई थी, आपकी नज़र में क्या ये रीजनेबल क्लासिफिकेशन है? यस सर। सर जिसमें जो हमारे 3 देश से, जैसे अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जो कि मूल एक इस्लामिक गणराज्य हैं। ठीक है ठीक है। आर्टिकल 361 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अगर आपने पढ़ा होगा तो उसमें राष्ट्रपति और राज्यपाल को कुछ उन्मुक्ति दी गई है। यस सर। है ना, क्रिमिनल प्रोसीडिंग से छूट मिली हुई है। यस सर। तो आपको क्या लगता है कि ये ब्लाइंड वॉरोइंग है या सही है? नहीं सर, राष्ट्रपति कुछ संवैधानिक विशेषज्ञ इस बात का आरोप शुरू से लगाते हुए चले आ रहे हैं, इवन संविधान सभा में भी ये बात की चर्चा हुई थी। आज भी कुछ विशेषज्ञ इस बात का आरोप लगाते हैं कि ये ब्लाइंड वॉरोइंग है पूरी तरीके से। रूल ऑफ लॉ के देश में राष्ट्रपति और राज्यपाल को इस तरह से क्रिमिनल प्रोसीडिंग से बाहर नहीं करना चाहिए जिस समय वो पद पर है। आपको क्या लगता है, आपका क्या मत है, आपका अपना मत क्या है इस पर? सर सामान्य राष्ट्रपति और राज्यपाल एक राज्य, जैसे राष्ट्रपति देश का एक प्रमुख और संवैधानिक प्रमुख होता है, इसलिए उसे कुछ चीज़ों से उन्मुक्ति दी गई है, जिसकी सामान्यतः जितना राष्ट्रपति का कार्य होता है वो सब मंत्रिमंडल के अनुसार करता है। अरे भाई, संवैधानिक प्रमुख है तो इसका मतलब क्या कानून से ऊपर हो गया? सर इसमें कानून से ऊपर की बात नहीं है, लेकिन उनको अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए कानून में जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग उसमें छूट देगी, वो भी सिविल प्रोसीडिंग में ये छूट नहीं उपलब्ध है उन्हें। आपका ये कहना है कि ब्लाइंड वॉरोइंग नहीं है, बिल्कुल सही है। आप यही कहना चाह रहे हैं ना? बिल्कुल सही बात है ये। ठीक है। एक अंतिम सवाल है मेरा कि
विश्व शांति या अंतर्राष्ट्रीय शांति संबंधी बात संविधान में कहाँ की गई है? सर आर्टिकल 51 में। ठीक है, भारत के अलावा कोई ऐसा लोकतांत्रिक देश आप बता सकते हैं जो विश्व शांति की बात करता हो अपने संविधान में? सॉरी सर, ये नहीं याद है। कोई ऐसा डेमोक्रेटिक कंट्री जो आपको याद हो जो भारत की तरह इस बात को लिखने की हिम्मत करता हो? सर सभी इसमें याद नहीं सर, सॉरी। ठीक है, आपने जो हॉबी में लिखा है प्लेइंग क्रिकेट, सर हमने ऐसा देखा कि इधर कई वर्षों से लगभग 12 महीने क्रिकेट हो रहा है। यस सर। पहले कभी कभी साल में एक बार 1 महीने 10 दिन 20 दिन होता था, यस सर। अब 12 महीने हो रहा है। यस सर। तो और करोड़ों लोग देखते हैं। यस सर। और हमारा अनुभव यह है कि 4 घंटे क्रिकेट चल रहा है तो 4 घंटे आदमी काम छोड़ करके हर घर में 2-4 लड़के या जो भी हैं रुचि रखने वाले वो काम छोड़ करके क्रिकेट टीवी में देख रहे हैं। इसको जरा पूरे इंडिया लेवल पर देखा जाए तो हमें ऐसा लगता है कि जब क्रिकेट का मैच हो रहा है तो 20 करोड़ लोग 25 करोड़ लोग 4-4 घंटे बैठ के क्रिकेट देखते हैं। देखना बुरी बात नहीं है, लेकिन ये साल में 1 महीने 2 महीने 15 दिन हो तब तो ठीक है। जब 12 महीने हो रहा है कोई मैच और 12 महीने इसे प्रसारण होगा टीवी पर और 25 करोड़ लोग देखते रहेंगे तो ऐसा नहीं लगता कि उससे कुछ नुकसान हो रहा है देश की जो अर्थव्यवस्था है, जो ह्यूमन मैन पावर है, उसका कोई यूज नहीं हो रहा है। लोग आलसी होकर के मैच देख रहे हैं, घर का काम नहीं कर रहे हैं, खेती का काम नहीं कर रहे हैं, जो भी उनका काम है, ऑक्यूपेशन है, पेशा है, वो सब छोड़ करके और क्रिकेट देख रहे हैं। सर सामान्यतः ये जब कुछ बड़े टूर्नामेंट होते हैं तो उसमें ज़्यादा संख्या होती है देखने वालों की। जैसे अभी अगर देखा जाए, अभी भारत तो दक्षिण अफ्रीका का मैच हो रहा है, बहुत कम लोग देख रहे हैं। लेकिन जैसे बहुत कम? हाँ सर। मतलब पूरे वर्ल्ड इंडिया में 1 करोड़ लोग देखते हैं बस? सर अगर मैं हॉटस्टार की व्यूअरशिप इस समय ज़्यादा से ज़्यादा 50 लाख से ऊपर नहीं जा पा रही है। और वही जो इसमें अगर वर्ल्ड कप मैच होता है तो उसमें लगभग 5 करोड़ तक पहुंच जाता है। आईपीएल की जो पीक सीजन होता है, आईपीएल भी तो कई महीने चला है। यस सर। सर इसमें अगर सामान्यतः ये होता है कि एक मनोरंजन का साधन भी है और इसके अलावा सर ये अर्थव्यवस्था में भी क्रिकेट का योगदान है भारत के। तो ये कहना कि प्रोडक्टिविटी तो घटेगी नहीं घटेगी? सर अगर कोई व्यक्ति लगातार मैच ही देखता रहेगा तब तो प्रोडक्टिविटी घटेगी। हो सकता है कि जैसे 140 करोड़ की जनसंख्या में अगर 5 करोड़ लोग कभी किसी ने 1 घंटे देख लिया, किसी ने दूसरे ने देखा, तो इससे लगता है कि संख्या ज़्यादा हो रही, लेकिन वो मूलतः कुछ लोग मनोरंजन के लिए देखा है, कुछ लोगों ने ये नहीं है कि सर कोई लगातार 12 घंटा देख ही रहा है। विपक्षी पार्टियां ये आरोप लगाती हैं कि केंद्र सरकार केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहा है। सर आपकी क्या राय है? सर इस संबंध में विपक्षी पार्टियों ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय को भी अप्रोच किया था, लेकिन माननीय न्यायालय ने इस संबंध में खारिज। आपकी क्या राय है? सर ये सामान्यतः परसेप्शन है कि जो ईडी या सीबीआई का उपयोग ज़्यादातर विपक्षी पार्टियों के सदस्यों के प्रति हुआ है, लेकिन ईडी और सीबीआई वही कार्य कर रही है जहाँ उसके कुछ सबूत होते हैं, बिना सबूत के कार्य नहीं करती है। अगर इस संबंध में विपक्षी पार्टियों के प्रति आरोप है तो वो कार्य करेंगी। अच्छा चलिए, गौतम बुद्ध से रिलेटेड यूपी में 5 स्थान बताइए। सर सारनाथ जहाँ धर्मचक्र परिवर्तन हुआ, कुशीनगर जहाँ उनकी मृत्यु हुई जिसे धर्म परिनिर्वाण स्थल कहते हैं, श्रावस्ती जहाँ उन्होंने सबसे ज़्यादा उपदेश दिए, और सर संकीसा, और 3 हुआ? 4 हुआ सर। हाँ? 4 हुआ। सारनाथ, श्रावस्ती, कुशीनगर। सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती, संकीसा, फर्रुखाबाद। संकीसा वो फर्रुखाबाद किस जिले में है? फर्रुखाबाद में सर। अच्छा। और सर गोरखपुर का रामगढ़। सिद्धार्थनगर को आप भूल गए? ओह सॉरी सर, सॉरी सर। लास्ट क्वेश्चन बताइए आप कि जो रोहिंग्या मुसलमान रिफ्यूजी बन के इंडिया में आए हैं, ये सर, इनको बाहर निकालने में, हटाने में यहाँ से देश से क्या बाधा है? सर सर्वप्रथम भारत का एक जो इतिहास रहा है, हमने जितने भी शरणार्थी थे सबको
सम्मान की नज़र से देखा और सबको शरण दी है। लेकिन इसमें सर रोहिंग्या में 2 प्रकार के लोग हैं। एक जो यूएन के द्वारा सर्टिफाइड शरणार्थी हैं, उनको उनके प्रति दूसरा रवैया हमारा है, और जो सर इलीगल माइग्रेट है उनके प्रति हमारा दूसरा रवैया है। अगर भारत सरकार इलीगल वालों को क्यों नहीं निकाल रही है? सर इसके लिए प्रयास जारी है, उनको पहचान भी किया जा रहा है, और उसके आप करें पहचान किया जा रहा है। जब भारत सरकार ने ये बताया लोकसभा में सर कि 40,000 लोग इलीगल हैं रोहिंग्या वाले, तो गिनती करके पहचान करके ही बताया होगा ना? यस सर, लेकिन इसमें हमारे विदेश नीति का भी संबंध है कि हमारे जो पड़ोसी राष्ट्र हैं उनसे भी संबंध बरकरार रखना। इससे संबंध में इसलिए हम नहीं निकालेंगे उनको। नहीं सर, जो इलीगल एक्ट करेंगे उनको निकालेंगे। फिर आप घुमा रहे हैं, क्लियर कट नहीं बता रहे हैं कि उनको निकालने में कोई विधिक बाधा है, कोई इंटरनेशनल संधि है, ऐसी है, क्या है, कुछ बताइए। ऐसी कोई बाधा नहीं है कि जो इंटरनेशनल हो, क्योंकि भारत में शरणार्थी जो तो केंद्र सरकार पिछले 10 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, तो उन्होंने निकालने के लिए रोहिंग्या वालों को अब तक क्या किया है? क्या उसमें कुछ प्रगति हुई है? सर कुछ कोई शुरुआत हुई है? सर कुछ लोगों को डिपोर्ट किया गया था, लेकिन एग्जैक्ट नहीं कितना हुआ ये सर। कहाँ डिपोर्ट किया गया था? कुछ सर ये कुछ लोगों को बांग्लादेश से, असम से, पश्चिम बंगाल से असम से बांग्लादेश के लिए डिपोर्ट किया गया था, जो पकड़े गए थे बॉर्डर क्रॉस करते हुए। पश्चिम बंगाल में तो जो बांग्लादेशी मुसलमान घुसपैठिए हैं वो ज़्यादा हैं, उनकी बात नहीं मैं कर रहा हूँ। जो दिल्ली और जम्मू कश्मीर में रोहिंग्या मुसलमान ज़्यादा हैं, उनको निकालने के लिए कुछ किया गया अब तक? अभी तो सर इससे संबंध में भी कोई बहुत ठोस कदम नहीं उठाएगा कि उन्हें डिपोर्ट किया जाए, लेकिन पहचान के स्तर पे उनको निगरानी रखने के स्तर पे कार्य किया जा रहा है सर। चलिए आप। कोऑपरेटिव फार्मिंग क्या है? सर कोऑपरेटिव फार्मिंग में जब एक समान आर्थिक समूह वाले 10 से ज़्यादा किसान आके अपने रिसोर्स को पूल करते हैं और प्लस सामूहिक कृषि कार्य करते हैं। क्यों नहीं कोऑपरेटिव फार्मिंग के मॉडल को हम अपना पा रहे हैं भारत में? सर भारत में अपनाया गया है, लेकिन जैसे वर्गीस कुरियन को जानते हैं? यस सर। वर्गीस कुरियन का जो मॉडल था, उस मॉडल को अगर हम एग्रीकल्चर में इंप्लीमेंट करना चाहें, क्योंकि वर्गीस कुरियन का मॉडल भी कोऑपरेटिविज्म से संबंधित था, ठीक, सहकारिता से जुड़ा हुआ मॉडल था। एग्रीकल्चर सेक्टर में हम क्यों नहीं उसको इंप्लीमेंट कर पा रहे, जबकि हमने 2019 में एक नया मंत्रालय भी बना दिया था, सहकारिता मंत्रालय। यस सर, भारत में जैसे दक्षिण भारत में अगर देखा जाए, पश्चिम मतलब महाराष्ट्र में कुछ हद तक चीनी के क्षेत्रों में कोऑपरेटिव मूवमेंट सक्सेस हुआ है। उत्तर भारत में कम सक्सेस हुआ है, क्योंकि यहाँ पे क्या कारण है? सर एक तो कारण पॉलिटिसाइजेशन हो जाता है उस कोऑपरेटिव्स का, और इसमें कुछ ही खास प्रभुत्व वाले लोग कोऑपरेटिव। आपको लगता है कि सहकारिता कृषि किसानों की आय को दुगना करने में वास्तव में मददगार होगी? यस सर, अगर अच्छे से लागू किया जाए तो। अच्छे से का मतलब क्या होता है सर? अच्छे से ही लागू होगा जो भी होगा? नहीं सर, अगर लागू करने में अगर प्रॉपर ध्यान रखा जाए कि किसानों की इसमें ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी हो, जो एक्चुअल किसान हैं, ऐसे कि नेताओं की भागीदारी उसमें कम हो, कि जिससे ठीक है। एक स्टेटमेंट बोल रहा हूँ मैं, राजनीति और धर्म को अलग अलग रखना एक लोकतांत्रिक समाज के लिए बहुत जरूरी है। सर राजनीति और धर्म को अलग अलग रखना एक लोकतांत्रिक समाज के लिए बहुत जरूरी है। सर वहीं गांधी जी का स्टेटमेंट है कि धर्म और राजनीति को अलग अलग नहीं किया जा सकता। यस सर। इन दोनों स्टेटमेंट में धर्म का क्या मतलब है? सर गांधी जी के लिए धर्म एक कर्तव्य था और सत्य था। वहीं राजनीति और धर्म को अलग रखने का जो मानदंड है, ये सब पश्चिमी विचार है। पश्चिमी विचार भारत में ये विचार लागू नहीं है? सर भारत में धर्म और राजनीति का एक सर्वधर्म संभाव वाला रिश्ता है। नहीं, आपने दोबारा प्रश्न समझिए। मैंने कहा कि राजनीति और धर्म को अलग अलग रखना एक लोकतांत्रिक समाज के लिए बहुत जरूरी है। और भारत तो लोकतांत्रिक समाज है सर, लेकिन जब हम धर्म को केवल रिलीजन के आधार पर देखते हैं कि एक धर्म का रिलीजन का पर्यायवाची मानते हैं, तो उसे अलग रखना चाहिए। लेकिन जहां धर्म अपनी ड्यूटी को मान लेते हैं कि एक पिता का ड्यूटी है कि पुत्र की उन्नति के लिए कार्य करे। मतलब आप ये मानते हैं कि अगर धर्म एज अ रिलीजन हम देख रहे हैं तो राजनीति और धर्म अलग अलग होना चाहिए? आप मानते हैं इस बात को? यस सर। 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के लिए जाना, तो क्या ये पृथक्करण के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं है? क्या ये पंथ निरपेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं है कि देश के प्रधानमंत्री किसी मंदिर, जो रिलीजन स्पेसिफिक इंस्टीट्यूट है, उस मंदिर में जाकर वहां पर प्राण प्रतिष्ठा में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हो रहे हैं? सर भारतीय प्रतिनिधित्व, भारतीय संविधान में जो भारतीय प्रतिनिधित्व की बात की गई, वो सर्वधर्म संभाव पे है। जो रिलीजन और धर्म का स्पष्ट पृथक्करण नहीं, उसमें एक सर्वधर्म संभाव की स्थिति है, जिसमें भारतीय प्रधानमंत्री अन्य धर्मों के कार्यक्रमों में जाते रहे हैं।
इसी संदर्भ में अगर अयोध्या आ रहे हैं तो वो कोई मतलब सर मतलब अयोध्या जा रहे हैं, कल को बाबरी मस्जिद बनेगी, वहां जाने के लिए डिनाई कर देंगे तो मुस्लिम धर्म के लोगों के सेंटीमेंट, मुस्लिम धर्म के जो लोग हैं उनके सेंटीमेंट नहीं हर्ट होंगे? प्रधानमंत्री ना तो हिंदुओं के हैं ना तो प्रधानमंत्री मुस्लिम के हैं। सर बाबरी प्रश्न सुनिए पहले। नहीं, सर का मतलब समझिए। सर कह रहे हैं कि सर्वधर्म संभावा की स्थिति आप कह रहे हो। सर कह रहे हैं कि राम मंदिर जा रहे हैं, मस्जिद तो नहीं जा रहे हैं, फिर सर्वधर्म संभावा कैसे हुआ? सर अभी ये प्रधानमंत्री के स्तर पे ये बात कही नहीं गई है कि वो बाबरी मस्जिद में नहीं जा रहे हैं। लेकिन पहले भी अगर हम देखें उनका बिहेवियर देखें तो जब भी मुस्लिम धर्म की टोपी पहनाने की जब बात आती है तो डिनाई कर देते हैं, या किसी मजार पे जाते हैं तो चादर चढ़ाने की बात होती है तो मना कर देते हैं, जबकि वो चाहे उधर अपना उज्जैन जाएं या फिर वो वाराणसी जाएं, यहाँ पर जाके विधि विधान के साथ पाठ करते हैं। तो एक प्रधानमंत्री का इस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन करना क्या पथ निरपेक्ष सिद्धांत का उल्लंघन है? सर भारतीय संदर्भ में नहीं है, क्योंकि भारतीय संदर्भ में बात हो रही है आपसे। यस सर, मैं नहीं, विदेश की बात थोड़ी हो रही है, भारत की बात हो रही क्योंकि सर वो दाऊदी बोहरा कम्युनिटी जो एक मुस्लिम कम्युनिटी से भी कार्यक्रम में जा चुके हैं, और अभी कुछ दिन पहले सर दिल्ली में एक दरगाह में भी हो गए थे सर। वो कौन सी दरगाह में गए थे दिल्ली में? नहीं, किसी मंदिर में जाना, मस्जिद में जाना, गुरुद्वारे में जाना अलग बात हुई, सर लेकिन जो इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह में स्वयं जाके वहां पर कर रहे हैं, सेरेमनी और उसको स्वयं उसको कर रहे हैं, शिलान्यास खुद कर रहे हैं, शिलान्यास करें और गर्भगृह में उनके वो अलग बात हुई, उसको पूछ रहे हैं आप। सर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास ने उन्हें उसके लिए आमंत्रित किया है, वो प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं। इसमें अगर बाबरी तो कल कोई मस्जिद इंतजामिया कमेटी आमंत्रित करेगी तो वहां भी जाएंगे? वो तो सब प्रधानमंत्री का निर्णय होगा, हो सकता है हो जाए कि ना जाए। ये न जाएंगे तो गलत होगा ना जाए तो सब उसका गलत हो सकता है। ये सर न जाएंगे तो गलत हो सकता है। ये सब, लेकिन वो सामान्यतः पिछले कुछ कार्यक्रमों से जाते रहे हैं, या जो अजमेर में ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर वो चादर भेंट करते रहते हैं। नरेंद्र मोदी के अलावा 2024 के चुनाव में आप किसको अगले प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहेंगे? सर ये चुनाव में तो जनता निर्धारित करती है सब की कौन आपकी राय पूछ रहा हूं मैं, डिप्लोमेटिक जवाब मत दीजिए। अगर मेरी राय हो तो सर मैं नितिन गडकरी को देखना चाहूंगा। ठीक सर। ठीक सर। आप कोई ऐसा देश बताइए जो भाषा के आधार पर बना है। सर बांग्लादेश। चलिए बहुत बढ़िया, थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। उसमें सर सीधा जवाब नहीं सर। आइए बैठिए। आप पिछली बार भी आए तो इसे भांजते, इसे हटाते हुए आए, अभी भी आए तो अच्छा, जब आप बैठेंगे तो ये तो दोनों बटन खोलिए, या ऊपर वाला बटन सिर्फ बंद, नीचे वाला बटन नहीं। वो सब भूल गई, खोलना चाहिए था। नहीं वो खोलिए, बंद खोल करिए, के आपकी मर्जी, लेकिन ऐसे उधर करते हुए देखो, आए, थैंक यू बोल रहे थे। ज़्यादा मैटर नहीं करता है, लेकिन ये कि हम तो सोचते हैं कि बंद रखने से ज्यादा ठीक है। नहीं सर, अगर आप बैठ रहे हैं तो मेरे समझ में अगर सब खोल नहीं, लेते हैं। अगर ढीला, ऐसा अगर कोई टाइट हो रहा है तब तो ढीला कर दे। फास्ट सिद्धांत नहीं है हमारे यहाँ सिद्धांत है, लेकिन हम लोग जिसमें समझते आप बंद निजी महसूस करें। सर आयोग में जो पहली बार दिया था तो त्रिपाठी सर का बोर्ड था, उन्होंने कहा था बटन खोल लीजिए। हाँ खोल लीजिए। इसीलिए यूजुअली क्या है सर, खोलने से कसावट जो होती है ना वो हाँ, खत्म हो जाती है। यहाँ टाइट रहता है थोड़ा लेकिन सा, हम हो लोग जाता है। के साथ भी ये होता है ना कि टाई पहने तो बटन जरूर है। अगर हम लोग गवर्नर को कॉल ऑन करने जाएंगे तो गला बंद कोट पहन के जाते हैं। हाँ जी, तो ये बंद रहना चाहिए कायदे से। अगर हमारा टाइट कोट है तब तो अलग बात है। अगर यू आर फीलिंग अनईजी देन आपका नॉलेज बहुत अच्छा है, लेकिन जो एक्सप्रेशन है जल्दी ना बोलिए, धीरे धीरे बोलिए, थोड़ा धीरे धीरे बोलिए। और कितने नंबर से मिस हुआ पिछले बार आपका? मैं 2 बार इंटरव्यू दिया, एक बार 72 एक बार 73, 72 और 73। बस इतने 2016 से लेकर अब तक क्यों नहीं हो पाया आपका? सर मेरा ऑप्शनल बहुत ब्लंडर हो जाता था, उसके कारण बाहर हो जाते थे। अब तो ऑप्शनल खत्म हो गया है सर। तो बिना ऑप्शनल का पहला इंटरव्यू है, बिना ऑप्शनल के। ओवरऑल स्टैंड ठीक है आपका, बस जो आप बोल रहे हैं थोड़ा स्पष्ट और धीरे धीरे बोलने की कोशिश करो। ठीक है, आपने नितिन गडकरी, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था एकदम सटीक जवाब दिया आपने। अच्छा जवाब दिया, ठीक है, वही एक्सपेक्ट भी कर रहे थे। हाँ वही हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आप कुछ ऐसे व्यक्ति का जवाब दें, क्योंकि इसमें कुछ लोगों ने ब्लंडर किया था। तो एक तो ये यहाँ पे जवाब आपने अच्छा दिया। दूसरा ये जो राम मंदिर वाला जो मसला था, आप इसमें ये भी बोल सकते थे सर, अगर प्रधानमंत्री किसी राम मंदिर के शिलान्यास में जा रहे हैं तो सर ये उनका निजी मत है और हर व्यक्ति को अपने निजी धर्म का पालन करने का अधिकार है। ठीक, सुनो पहले, हर व्यक्ति को अपने निजी धर्म का पालन करने का अधिकार है। वो बाय प्रैक्टिस ही इज हिंदू, तो हिंदू होने के नाते अगर राम जन्मभूमि ट्रस्ट के माध्यम से उनको बुलाया जा रहा है तो वहां जा रहे हैं तो उनको जाना चाहिए। लेकिन अगर वो
निजी कैपेसिटी में जाना चाहिए। हाँ, निजी ना कि प्राइम मिनिस्टर के प्रधानमंत्री साथ नहीं जा कैपेसिटी। सकते। आपने वो- नहीं, ऐसे नहीं, मिनिस्टर वो के निजी साथ- कैपेसिटी में नहीं जा रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर के निजी साथ रूप से धर्म पालन करने का जो सबको अधिकार है, नहीं, वो फिर करे। उनका निजी कहाँ है? पूजा वो करे। प्राइम मिनिस्टर हो गया तो निजी रहे है नहीं लेकिन ना। निजी कैपेसिटी में वहाँ इसी नहीं जा वजह से रहे तो हैं। देखिए इंदिरा गांधी को जो है जगमोहन लाल सिन्हा में वो कर दिया वो था। देखिए वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उस पर आप क्या टिप्पणी करेंगे, लेकिन बहुत स्ट्रिक्टली देखा जाए तो उचित नहीं है। लेकिन आप ऐसे कह देंगे उचित नहीं है तो ठीक नहीं है। तो आपने कहा कि सारे मेंबर उसी बैकग्राउंड के हैं, बैकग्राउंड के हैं ना, तो हाँ, आप लेकिन यदि बहुत निष्पक्ष सोचा जाए, वो उसको बैनर ठीक साहब नहीं ने जो किया ना कि उन्होंने पूछा कि आप उसमें आप कहें कि साहब वो जब आएगा तो सब प्राइम मिनिस्टर डिसाइड करेंगे सर, वो उनके ऊपर है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो पंथ निरपेक्ष का जो सिद्धांत है ना, नहीं होना उसका चाहिए। वायलेशन है। नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल। और आप जब जा रहे थे तो आप उधर देख के थैंक यू बोल रहे थे। नहीं सर, हाँ बोला, फिर उसके बाद आपने वहां भी बोला था, वहां जब एकदम वहां पहुंच गए थे कैमरे के पास तब आपने बोला था। चलिए बढ़िया, अच्छा हुआ है, ओवरऑल गुड है। बाकी निकल जाना ठीक है, थोड़ा घबराइए धीरे बोलिए और घबराइए मत, बाकी सो नॉलेज ठीक है, एक्सप्रेशन थोड़ा और थोड़ा धीरे धीरे बोलिए। और बम नहीं बना सकते डिओडेंट और माचिस से? वो सब पता नहीं था, नहीं रहता। क्या बात कर रहे हैं, डिओडेंट खोल दीजिए, एक कपड़ा लगाइए, माचिस जला दीजिए। नहीं वो फिर उसमें आ जाएगा ना, Negative में। गैंगस्टर एक्ट में आ जाएगा। चलिए बढ़िया है, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।